Dear students, welcome back to our channel Basic Learn Academy. This is discussion part episode 4 chapter acids, bases and salt. तो आज के एपिसोड में हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा बेस के बारे में। तो बेस के बारे में एक छोटी सी नॉलेज जानेंगे, बेसिक नॉलेज। उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में जानेंगे। फिर हमारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की जो प्रॉपर्टीज, जिस तरीके से हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी प्रकार से बेस के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हालांकि बेस की प्रॉपर्टीज एसिड्स के प्रॉपर्टीज से थोड़े कम हैं। उसके बाद यूजेज ऑफ बेसिस। तो आज के एपिसोड में हम ये सारे टॉपिक्स एकदम ही क्लियर कर ही लेंगे, टेंशन तो लेना ही नहीं है बिल्कुल ही। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमारे इस एपिसोड में क्लियर होंगे। नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा रहेगा उस एपिसोड में हम पीएच के बारे में जानेंगे, पीएच वैल्यू क्या होती है और एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी बातों पे हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं। और तो आज के वीडियो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मज़े लेते हैं। बेसिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लीजिए। Bases are those chemical substances which have a bitter taste. Bases ऐसे chemical substances होते हैं जिनका टेस्ट bitter होता है, bitter कड़वा टेस्ट। और it is a chemical substance which can neutralize an acid. ये एक ऐसा chemical substance है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे देखिए NaOH और CaOH का होल ट्वाइस, ये दोनों है मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड अमोनियम। अमोनियम कौन सा मेटल होता है? अमोनियम कोई मेटल नहीं होता ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम बेस कहते हैं क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको भी बेस में ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड से ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट हो, कोई भी मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही मेटल बाइकार्बोनेट कहा गया है। तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट हो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों का मतलब सेम होता है। इन दोनों को भी हमने इसी कैटेगरी में रखा है। हमने क्या, इसी कैटेगरी में ये आता है बेस, इसे भी बेस कहते हैं। दिस ऑल आर कंसिडर्ड टू बी एन बेस बिकॉज दे ऑल न्यूट्रलाइज एसिड्स। समझ में आ गया? ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या करते हैं? एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इन सबों को हम बेस के कैटेगरी में लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप एक काम करो, जल्दी से पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब बेस के बारे में देखिए और ज़्यादा। ए बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो उसे हम एल्कली कहते हैं। मतलब दो प्रकार के बेस, एक वाटर सॉल्यूबल, एक वाटर इनसॉल्यूबल। क्लास 10th में हमें सिर्फ सॉल्यूबल बेस के बारे में ही पढ़ना है। मैं कहीं भी या फिर क्वेश्चन में कहीं भी आपको सिर्फ यदि बेस लिखा रहे या फिर एल्कली लिखा रहे तो दोनों का मतलब एक ही है कि वो सॉल्यूबल बेस होगा। कोई दिक्कत? वाटर सॉल्यूबल बेस होगा। समझ में आ गया आपको कि वाटर में जो सॉल्यूबल होते हैं जो बेस, उसको हम एल्कली कहते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए कुछ एल्कलीज के नाम हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं। एल्कलीज मतलब बेसेस। क्लास 10th में यदि बेसेस कहा जाए तो वो एल्कली ही होगा। कोई दिक्कत? क्लास 10th में सिर्फ सॉल्यूबल बेसेस के बारे में, सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल बेस के ही बारे में पढ़ना है, इनसॉल्यूबल बेसेस के बारे में नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो बेसेस हैं ये सब क्या हैं? सॉल्यूबल बेसेस हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बेसेस के लिए, द सॉल्यूबल बेसेस आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्यूबल बेसेस। कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी राइज हो सकता है कि भाई
सॉल्युबल बेसिस मोर इम्पोर्टेंट होते हैं इनसॉल्युबल बेसिस से। आखिर क्यों? तो उसका रीज़न ये है, आप ये चीज़ लिखोगे, ये रीज़न आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इधर, तो सॉल्युबल बेसिस आर मच मोर यूजफुल दैन इनसॉल्युबल बेसिस बिकॉज most of the chemical chemical reaction take place only in aqueous solution। अधिकतर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, अधिकतर केमिकल रिएक्शन बेसिस के, वो सभी एक्वस सॉल्यूशन में ही होते हैं, मतलब वाटर सॉल्यूशन में ही होता है। इसीलिए ये जो है मच मोर यूज़फुल है। सॉल्युबल जो होते हैं, सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, इसी कारण से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। अब बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है, पहली बात तो आप ये समझिए बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसको कि हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो OH माइनस आयन रिलीज़ करेगा। आपको समझ में आ गया? तो बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या आती है, मैं ये बात बताता हूँ आपको। बच्चों को कन्फ्यूज़न ये आती है फार्मूला से कि भाई फार्मूला है, अभी सर ने बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेस है। जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेस है। सोडियम कार्बोनेट, मैंने बताया अभी कि सोडियम कार्बोनेट भी एक बेस है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एक बेस है। अब बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ OH माइनस लिखा गया है और सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले में, चलिए भैया हमें O तो मिल गया लेकिन H कहाँ है, फिर सर ने इसे बेस क्यों कहा? बच्चे को कन्फ्यूज़न यहाँ होती है, बच्चे को कन्फ्यूज़न यहाँ होती है। और यहाँ 1% बच्चों को नहीं, ये कन्फ्यूज़न लगभग 80% स्टूडेंट्स को है, 80% स्टूडेंट्स को है। क्योंकि जो नॉर्मल बातों में टीचर समझाते हैं बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। टीचर्स तो उन्हें बता देते हैं डेफिनेशन, वो समझ जाते हैं डेफिनेशन। अब बच्चे को ये अगर बताया जाए, बच्चे से पूछा जाए ये भैया ये जो है ये बेस है या नहीं, तो बोलेंगे नहीं है। पूछेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि बेस में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ये बेस नहीं है। बच्चे को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो जिसे हम बेस कहते हैं उसके फॉर्मूले में O और H होना ज़रूरी है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन वाटर। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब उसे पानी में मिलाया जाए और तब OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे, तब उसे हम बेस कहते हैं। मतलब ये जो सब्सटेंस है ये पानी में मिलने के बाद OH माइनस रिलीज करेगा, पहले कैसे कर देगा भैया? पहले नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। सोडियम कार्बोनेट हो जाए या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाए या फिर कोई भी बेस होते हैं, वो OH माइनस तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसमें वाटर मिला जाए। एसिड्स में भी HCl हो या फिर H2SO4 हो, वो H प्लस आयन तभी रिलीज करेगा जब वाटर मौजूद हो। तो वाटर की मौजूदगी में होता है ये काम। तो बच्चे को यदि कन्फ्यूज़न था, अब कैल्शियम ऑक्साइड में भी बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो सर ने इसे बेस क्यों कहा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये लाइम है। ये क्या है? लाइम है। आप जानते हो लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम होता है। अब इसमें जब वाटर मिलाया जाए तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और जब वो टूटता है तो वहाँ पे OH माइनस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे भी हम बेस कहते हैं। ये सब्सटेंस बेस है। फॉर्मूले से हम नहीं पता करते हैं कि कोई बेस है या नहीं है, उसके रिएक्शन से पता चलता है कि वो OH माइनस रिलीज करता है या फिर नहीं करता। अगर OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर दिया उसने तो वो बेस होगा, अगर OH माइनस प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो बेस नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये थी, बच्चों को इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूले से हम चेक नहीं करते कोई भी सब्सटेंस बेस है या नहीं है। हम चेक तब कर पाते हैं जब उसकी केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के बाद या फिर उसे बेस में जब
बेस को में जब वाटर मिलाया जाता है और जब वो OH माइनस प्रोड्यूस करता है तभी वह सब्सटेंस बेस कहलाता है। ऐसा सब्सटेंस जब उसे कोई भी सब्सटेंस जब उसे पानी में मिलाया जाए और वो OH माइनस प्रोड्यूस किया तब वो बेस हो जाएगा, और H प्लस प्रोड्यूस किया तब वो एसिड हो जाएगा। समझ में आ गया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है? ए बेस which completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ion। हाइड्रोक्साइड मतलब OH और आयन मतलब आयन, तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस ऐसा बेस जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कम्प्लीटली टूट जाता है वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा जो बेस होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी जस्ट इसका अपोजिट था। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था सुन लीजिए, उसका भी डिफरेंशिएशन सुन लीजिए। एन एसिड विच completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydrogen ion H plus ions is called strong acid। समझ में आ गया? ये थी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक बेस समझ लीजिए। तो अ बेस विच इज़ पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, ऐसा बेस जो कि पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में और वो बहुत ही कम अमाउंट एंड प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस आयन बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है तो उसे हम वीक बेस कहते हैं। वहीं पे यदि हाइड्रोजन आयन ऐसा सब्सटेंस जो कि पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में और वो कम अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वीक एसिड। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन आयन यदि प्रोड्यूस करता है कम तो वीक एसिड, हाइड्रोक्साइड आयन यदि प्रोड्यूस करता है कम तो वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सारे समझ में आ गए आपको? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो बेसिस में पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि बेसिस हैव बीटर टेस्ट। बेसिस हैव बीटर टेस्ट। बेसिस फील सॉपी टू टच। बेस को जब आप टच करोगे तो वो आपको शॉपी फील कराएगा। शॉपी मतलब सोप आप जब लेते हो मतलब बहुत मुलायम लगता है, तो उसी प्रकार से सोपी फील होगा आपको जब आप बेस को टच करोगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड में क्या था? एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ओके। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, वहाँ भी था एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब सूखा जैसे कि साबुन है, तो साबुन भी एक प्रकार का बेस ही है। तो साबुन सोप सॉल्यूशन यदि होगा तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। यदि सूखे साबुन को हम चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे वो अपना बेसिक नेचर बेस अपना बेसिक नेचर शो तभी करता है जब वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस शोज देयर बेसिक नेचर। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। फिर आगे देखिए, बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस जो होते हैं कुछ ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सभी मेटल्स के साथ बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ हीट किया जाता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ हीट किया जाता है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड विथ जिंक देन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। एसिड भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता था तब भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता था। यहाँ भी बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सभी मेटल के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता, जो भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है बेस, तो जब वह मेटल के साथ रिएक्ट करेगा
तो क्या होगा, साल्ट बनेगा Na2ZnO2, ये हो गया सोडियम जिंकेट, ये है एक साल्ट, ये क्या है, एक साल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस हो गया जो कि इवॉल्व होगी। अब देखिए बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्या है कि सोडियम जिंकेट है तो सोडियम जिंकेट ये हो गई साल्ट। अब यहाँ पे देखिए जिंकेट एक आयन होता है, जिंकेट आयन को हम इस तरह के ZnO2 2-, जिंकेट आयन ये हुआ ZnO2 2-, ये होता है जिंकेट आयन, जिनको भी नहीं मालूम नोट डाउन कर लेना है। और सोडियम आयन Na+, सोडियम आयन Na+, यहाँ पे 2 एटम है सोडियम की, इधर साइड 1 एटम है, बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो सोडियम 2 हो गई, उधर भी सोडियम 2, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गई, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। समझ में आ गया ये चीज़ कि बेस जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो साल्ट तो बनाएगा ही, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करेगा। जिस प्रकार से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता था, उसी प्रकार से बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। सभी मेटल्स के साथ बेस रिएक्ट नहीं होते, हालांकि एसिड सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन बेस जो होते हैं वो सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट वो करते हैं तो वहाँ पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता ही है। जैसा कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा, सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ, सोडियम जिंकेट एक साल्ट है। जिंकेट जो आयन होती है उसे हम ZnO2 2- लिखते हैं। ये फार्मूला थी जिंकेट आयन की, और जिंकेट सोडियम जिंकेट की फार्मूला ये रही Na2ZnO2। समझ में आ गया बच्चों? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सब बेसिक बातें ही हैं, छोटी छोटी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं। देखिए क्या है, बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेसिड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, उसी प्रकार से एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी साल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करेगा। अब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, बात तो एक ही है। तो एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम सल्फेट और वाटर रिलीज हुआ। कोई दिक्कत समझ में आ गया ये चीज़? तो ये साल्ट है, वो वाटर है। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, वो क्या करता है, वो साल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करता है। आज हवा बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है। आगे देखिए, व्हेन एसिड एंड ए बेस कंबाइन, इसके बारे में ही छोटी सी नॉलेज है। जब एसिड और बेस कंबाइन होता है तब रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एकदम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है। तो रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट, हाइड्रोजन आयन due to the combination of hydrogen ion present in acid and hydroxide ion present in base to form water। छोटी सी गलती यहाँ पे लिखने में, बहुत बड़ी मिस्टेक। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन present in acids and hydroxide ion and hydroxide ions present in base to form water। समझ में आ गया? फिर से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना। When an acid and a base combine, then the real neutralization reaction occurs due to the combination of, किसका किसका combination होता है, हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट इन एसिड्स, हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड में प्रेजेंट होते हैं, और एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन बेस, और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि बेस में प्रेजेंट होते हैं। लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक, टू फॉर्म वाटर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? जो एसिड में जो हाइड्रोजन आयन रहता है और बेस के में जो हाइड्रोक्साइड रहता है, यही दोनों कंबाइन करके वाटर बनाता है जो कि लिक्विड है। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। बेस की अब न्यू प्रॉपर्टी देखिए, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर।
बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वह साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल कार्बन इज ए नॉन मेटल एंड ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज एन, बच्चे ध्यान से समझना, नॉन मेटल ऑक्साइड का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा जो कि एक साल्ट होती है कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर रिलीज होती है। तो देखिए अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है इस रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। साल्ट एंड वाटर फॉर्म का होता है जब बेस और एसिड रिएक्ट करता है। बेस तो ये है, ये बेसिक नेचर का, और ये एसिडिक नेचर का, इसलिए तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है इस रिएक्शन के लिए। अब देखिए तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? अब यूजेज ऑफ बेस की बात करते हैं, बेस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये इस एपिसोड का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहली बात सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन जहाँ बनती है वहाँ, पेपर में, सिंथेटिक फाइबर जिसको कि हम रेयन कहते हैं सिंथेटिक फाइबर को, तो ये सब बनने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जहाँ पे बनता है वहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। आगे आपको मैं ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाऊँगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाऊँगा, बहुत सारी बातें आपको आगे पढ़ानी है मुझे, तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब बातें मैं आगे आपको बताऊंगा। साल्ट्स जब हमारे हो जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में तो हमारा ये होगा pH वाला होगा, उसके नेक्स्ट एपिसोड में हम साल्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये दो हमारे यूजेस हो गए बेसिस के, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे यूजेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप काम कीजिए, पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो यूजेस है हमारा बेस का, तो नेक्स्ट बेस है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि उसका उपयोग जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तब हम करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड्स इन द स्टमक। अब देखिए स्टमक, फुल स्टॉप। 4 नंबर देखिए सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज ए वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए और वॉशिंग सोडा की तरह इसको उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं, तो इसका उपयोग बेकिंग सोडा की तरह किया जाता है खाना बनाने में, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में नए टॉपिक और नए बातों के साथ। जय हिंद।